ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है सब? ठीक। हम लोग जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आपका सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें कि हैकल इक्वेशन कई बार पूछी जाती है, उसको भी हम करेंगे। साथ में देखेंगे कि प्लास्टिक और इलास्टिक जो डीफॉर्मेशन होता है वो क्या है, और एक और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इलास्टिक मॉड्यूलस। इतनी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। क्या? डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डीफॉर्मेशन। जैसे जनरली हम जब बात करते हैं, आपका जो यूनिट का नाम है रियोलॉजी। रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फ्लो प्रॉपर्टी पढ़ना फ्लूइड की, साथ में डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई सॉलिड पार्टिकल है तो वो, या कोई बोर्ड है तो वो फ्लो हो रहा है। हम उसको क्या बोलेंगे? वो उसका चेंजिंग इन उसके जो डायमेंशन, उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, दैट वी कॉल द डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डीफॉर्मेशन। तो रियोलॉजी के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको आंसरिंग कैसे करनी है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे डीफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में आप क्या बताएंगे कि डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन मटेरियल डायमेंशन। डिफॉर्मेशन क्या है आपका? एक तरीके का चेंज है। डिफॉर्मेशन क्या है आपका? चेंज है। अब किस में चेंज होना? मटेरियल के डायमेंशन में। इट इज द चेंज इन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। डायमेंशन, इट इज द चेंज इन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। तो ये जो मटेरियल के डायमेंशन में जो चेंज है वो कैसे होगा? इट इज बिकॉज इन रिस्पॉन्स टू द, इट इज इन बिकॉज ऑफ द, इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के कारण होगा। किस कारण से होगा? इट इज बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके कारण। जैसे हम उसमें बात करी थी हमने स्ट्रेस की, है ना, और रेट, उसका जो फ्लो रेट था। तो इसमें भी हम उस तरीके की टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक। तो अब हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिफाइन कर दिया कि डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्या है। डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ये है कि चेंज इन द मटेरियल डायमेंशन इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स अप्लाई करने में मटेरियल के डायमेंशन में चेंज होना। अब वो डायमेंशन क्या हो सकता है? उसका शेप एंड साइज, मटेरियल का शेप एंड साइज चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अब ये जो डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है, इसमें हम यहां पर ये बोल सकते हैं जो चेंज है आपका सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में हमको क्या बताना है? चेंज। द चेंज इन मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन। यहां पर हम क्या बोलते हैं? जो मटेरियल में चेंज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड शियर स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं हम इसको? जो मटेरियल में चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मान के चलो ये आपका एक बोर्ड है, ठीक है ना। जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा? एक तरीके का चेंज आएगा ना। ये बेंट होगा, बेंड होगा तो इसमें एक तरीके का चेंज आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड आपका क्या है? जो फोर्स है, सेकंड आपको क्या डिफाइन कर देना? फोर्स। तो फोर्स क्या कहलाता है यहां पर? फोर्स को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। फोर्स आपका क्या कहलाएगा? शियर स्ट्रेस। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्या है? व्हेन द शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द मटेरियल्स, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? स्ट्रेन इज सीन। उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डिफॉर्मेशन। अब सेकेंड पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है कि जो डिफॉर्मेशन है ऑफ सॉलिड, ये दो टाइप का हो सकता है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट टाइप की बात करें तो ये जो डिफॉर्मेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है? इट इज बेसिकली कुड बी टू टाइप। ये कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का। एक तो हमने देखा कई बार, जैसे कि हम जो गाड़ी वगैरह होती है उसकी सीट में बैठते हैं तो जब तक हम प्रेशर अप्लाई किए रहते हैं वो वैसी रहती है, दबी हुई रहती है, ठीक है ना, उसमें स्ट्रेन रहता है। हम जब उठ जाते हैं तो क्या सीट दबी हुई रहती है? नहीं, वो अपने वापस अपने स्ट्रक्चर में रिवर्स हो जाती है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन कैसा हो सकता है? एक डिफॉर्मेशन होता है जो टेम्पररी हो, टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए हो, और दूसरा होता है आपका कौन सा? परमानेंट।
दूसरा डिफॉर्मेशन क्या होता है, परमानेंट। अब टेम्पररी डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। टेम्पररी डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अब आपका एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई कि डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज इन द मटेरियल डायमेंशन। जो मटेरियल है उसके डायमेंशन में चेंज होना बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के कारण, अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। एंड जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। तो किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन आना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अब जो मटेरियल है उनमें दो तरीके का चेंज डिफॉर्मेशन हो सकता है, एक टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। टेम्पररी में हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हम इसमें डिफरेंस भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब, जब हम देखो इनको कैसे डिफाइन करना है, व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन इज सीन इन द मटेरियल, मटेरियल में स्ट्रेन दिखता है हमको। व्हेन लोड और प्रेशर और फोर्स इज रिमूव्ड, फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जो मटेरियल होता है वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। इस तरीके के डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और मटेरियल क्या कहलाएंगे, इलास्टिक मटेरियल। क्लियर। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन आता है, बट व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, है ना, या लोड इज रिमूव, जब लोड रिमूव कर देते हैं तो जो अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रीगेन नहीं कर पाते। इस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर हुआ। फिर अब एक चीज और, हम इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या बताना है, ग्राफिकल, क्योंकि आपको टेम्पररी और परमानेंट में डिफरेंस बताना है। किसमें आपको, प्लास्टिक और उसमें, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में डिफरेंस बताना है। तो इसके पहले आप एक ग्राफ को समझेंगे तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। अब थ्योरी में आपने एक पॉइंट क्या बता दिया, पहला तो कि ये मटेरियल में चेंज होना, सेकंड पॉइंट आपने बता दिया स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, थर्ड पॉइंट आपने क्या बता दिया कि इसके टाइप बता दिए कि आपका जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो सकता है, प्लास्टिक और इलास्टिक हो सकता है। अब यदि हम इलास्टिक और प्लास्टिक, अब देखो इसमें क्या चीज ध्यान रखना है, आपको पूछा गया है इलास्टिक मॉड्यूलस, ये भी पूछा गया है, और एक और पूछा गया है हैकेल इक्वेशन। क्या पूछा गया है, हैकेल इक्वेशन। अब जो हम यहां से पढ़ेंगे वो चीजें आप थ्योरी के अंतर्गत, इनके अंतर्गत भी बता सकते हैं। इलास्टिक मॉड्यूलस जो है वो किस चीज को बताता है कि मटेरियल कितना स्टिफ है, स्टिफनेस, उसमें बेंडिंग और स्ट्रेचिंग होगी कि नहीं होगी। इसको हम किससे स्टडी करते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस से। इलास्टिक मॉड्यूलस एक टर्म दी हुई है, तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस ये बताता है कि कौन सा मटेरियल में कितनी स्टिफनेस है, वो कब तक स्ट्रेस को टॉलरेट करेगा, कब तक उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, या स्ट्रेन कब आ जाएगा उसमें। क्लियर। उसको हम किससे बताते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस को। और हैकेल इक्वेशन किस चीज के बारे में बताता है, आपने देखा होगा जब हम टैबलेट बनाते हैं, या आपने एक डेंसिटी डिटर्मिनेशन वाला प्रैक्टिकल किया है, डेंसिटी डिटर्मिनेशन वाला प्रैक्टिकल किया है ना, तो डेंसिटी डिटर्मिनेशन में आपने देखा होगा कि जब आप पाउडर को फिल करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में तो उसका वॉल्यूम कुछ होता है ना, लेकिन जब आप उसको टैप करते हैं, जब टैप डेंसिटी, जब इसको आप ठोकते हैं नीचे जमीन में या डिजिटल डेंसिटी एपरेटस में उसको लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गया, उसका कम हो गया। था तो सॉलिड ना, सॉलिड का वॉल्यूम पहले ज्यादा था, लेकिन जब आपने टैप किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो कंप्रेशन हुआ, ये कॉम्पैक्शन हुआ, मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन के कारण, प्रेशर के कारण इस सॉलिड के वॉल्यूम में कमी आ गई। कंप्रेशन के कारण इस सॉलिड के वॉल्यूम में क्या हुआ, कमी आ गई, वॉल्यूम कम हुआ ना। तो इसी रिलेशन को हैकेल इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से इस पाउडर में चेंज आ रहा है, पहले इसका वॉल्यूम ज्यादा था अब कम हो गया। इस चीज को हैकेल ने एक्सप्लेन किया है। तो बात तो वही हुई ना कि स्ट्रेस अप्लाई करने में स्ट्रेन आ रहा है, और ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहा है,
तो कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हैकेल इक्वेशन में क्या बताएंगे क्या नहीं। तो बस ऐसा ध्यान रखना आपको, ये उससे रिलेटेड है कि जो वॉल्यूम में रिडक्शन होता है ये प्रेशर के कारण ही हुआ, क्योंकि इसमें प्रेशर बार बार लगने के कारण, फोर्स लगने के कारण पार्टिकल के अंदर जो वॉइड स्पेस था, खाली स्थान था, वो गायब हो गया और क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया। ये हैकेल इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। क्लियर? अब हमको डिफरेंस देखना है किसमें, आपको पूछा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, तो हमने बता दिया डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्या है कि सॉलिड के जो मटेरियल है उसमें उसके डायमेंशन में चेंज होना, मटेरियल का डायमेंशन चेंज होना बिकॉज ऑफ फोर्स के एप्लीकेशन के कारण। अब ये जो है हम उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन भी बता देंगे उसमें, फिर उसके बाद में क्या बता देंगे आपका टाइप। अब प्लास्टिक और इलास्टिक फ्लो में डिफरेंस आपको बताना है कि फ्लो नहीं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस को समझने के लिए आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम बनाते हैं स्ट्रेस को, किसको बताते हैं, स्ट्रेस को बनाते हैं कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें जो स्ट्रेन आएगा वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हाँ जी, हाँ। तो जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मटेरियल क्या हो रहा है, लीनियर लाइन हमको शो कर रहा है। स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल क्या करेगा, लीनियर लाइन शो करेगा। तो मान के चलो यहां तक वो लीनियर लाइन शो कर रहा है, और जब हम प्रेशर हटा देते हैं तो वो स्ट्रेन हट जाता है और वापस अपनी उसमें आ जाता है, रिटर्न अपने जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें वापस आ जाता है। तो यहां तक के रीजन को हम बताते हैं इलास्टिक। क्या बताते हैं, इलास्टिक रीजन, मतलब इलास्टिक एरिया है ये। ठीक, जब हम बात करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की भी हम बात करें तो स्टार्टिंग में उसमें भी तो इलास्टिसिटी होगी कुछ ना कुछ, एक पॉइंट के बाद में वो प्लास्टिक बनेगा ना। प्लास्टिक मतलब कि अब वो वापस अपनी स्थिति में वापस नहीं आएगा। तो जो आपका प्लास्टिक मटेरियल भी है, पहले वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एक पॉइंट आने के बाद में फिर वो क्या करेगा, ये प्लास्टिक रीजन शो करेगा। तो अब हमने क्या देखा ग्राफ में, जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो पहले इलास्टिक रीजन, फिर उसके बाद में प्लास्टिक रीजन आता है। लेकिन यदि हम ज्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई कर दें तो ब्रेक हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में क्या हो जाएगा, वो ब्रेकेज, ब्रेक, या तो हम बोलेंगे फ्रैक्चर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो कितने पॉइंट हो गए, इलास्टिक रीजन हो गया, प्लास्टिक रीजन हो गया, और तीसरा आपका ब्रेक। क्लियर? अब यहां पर हमको समझना है ये जो वैल्यू है, क्योंकि जो आपका जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, जब प्लास्टिक मटेरियल आपके इलास्टिक से प्लास्टिक में जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर? यील्ड पॉइंट और यील्ड स्ट्रेंथ। तो हैकेल इक्वेशन का यूटिलाइजेशन इसके लिए भी होता है। ये कई सारे प्रोडक्ट की, सॉलिड पाउडर्स की प्रोडक्ट की जो है यील्ड पॉइंट को भी डिटरमाइन करने में हमारी मदद करता है, या यील्ड स्ट्रेंथ को भी। अब समझ में आया कैसे हैकेल इक्वेशन जो है आपका यहां पर हेल्पफुल कर रहा है इस वाले ग्राफ में, जो आपका प्लास्टिक और इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच में डिफरेंस बता रहा है। समझ में आया? हमको क्या पढ़ना है, दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक इलास्टिक मटेरियल और एक प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, जब हम उनमें स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मटेरियल में डायमेंशन में चेंज आता है, लेकिन उसके बाद में वो अपनी जो ओरिजिनल स्थिति होती है उसको रीगेन कर लेता है। लेकिन जो आपके प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिनमें डिफॉर्मेशन होता है, वो अपनी उस ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं करते हैं। ये चीज़ दिमाग में बैठी। लेकिन जब हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो हम इस तरीके से बताएंगे कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इलास्टिक मटेरियल का एक रीजन होगा, वो वापस अपनी स्टेज में आ जाएगा। लेकिन जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो उनमें भी इलास्टिक रीजन होता है, एक पॉइंट तक वो इलास्टिक रीजन शो करेंगे, उसके बाद में फिर वो प्लास्टिक रीजन में आ जाएंगे कि अब उतना फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर पाएंगे। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना है जो मैं बता रहा हूं। फिर तीसरा पॉइंट किस में क्या आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद में वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं हम उसको, कि मटेरियल में ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो हैकेल इक्वेशन का यूटिलाइजेशन इसलिए भी हम कर लेते हैं, ये यील्ड स्ट्रेंथ को निकाल सकता है कई सारे प्रोडक्ट की।
यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हेडिंग डाल लें, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो रिवर्सिबिलिटी की बात करें। पहले हम किस चीज की बात करें? रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो इलास्टिक जो है आपका, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? यस और नो? इट इज रिवर्सिबल। इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट रिवर्सिबल। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा रिमूवल ऑफ फोर्स। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? रिमूवल ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं, जब हम फोर्स रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा? व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, जो सब्सटेंस होता है इट गेट्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो सब आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, फोर्स को जब हम रिमूव कर देते हैं तो जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो कौन सी स्टेट को गेन कर लेता है? ओरिजिनल स्टेट। या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, ठीक है ना, स्ट्रेन इज ऑल्सो रिमूव्ड। स्ट्रेन भी अलग हो जाता है। स्ट्रेस को रिमूव किया तो स्ट्रेन भी खत्म। लेकिन आपका क्या होता है प्लास्टिक मटेरियल में? व्हेन द रिमूवल ऑफ फोर्स हैपेंस, जब फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं तो भी स्ट्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। स्ट्रेन इज प्रेजेंट आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। फोर्स के रिमूव होने के बावजूद भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें जो आपका स्ट्रेन है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। डिफरेंस पूछा जाता है तो इस केस में हमको ऐसे बताना है। फिर नेक्स्ट लिखना थर्ड पॉइंट, टाइप की बात करें। तीसरा हम बात करें टाइप की। तो टाइप की बात करें तो जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो कौन से टाइप का है? परमानेंट है कि टेम्पररी है? हाँ, तो ये यदि हम बात करें तो ये टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। और हम बात करें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तो ये क्या है आपका? परमानेंट है। टेम्पररी एंड परमानेंट। फिर नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ कि कारण क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन का कारण क्या है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कारण क्या है? तो कॉज क्या है? कॉज या रीजन क्या है? रीजन क्या है जिसके कारण से इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है? तो कॉज में हम बताएंगे इसमें बॉन्ड के कारण। बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड में क्या होता है? बेंडिंग। बॉन्ड में बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग, बॉन्ड बेंड हुआ देन रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। बेंडिंग और स्ट्रेचिंग के कारण ये होता है। किस कारण से होता है? बॉन्डिंग एंड स्ट्रेचिंग के कारण होता है। जबकि हम बात करें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है? स्ट्रेचिंग तो होती नहीं है। बॉन्ड एक बार क्या हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक डिसलोकेशन। जो उसके एटम्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। ठीक, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग होने के कारण। किस कारण से? इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन होने से। इसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, डिसलोकेशन ऑफ बॉन्ड्स। फिर फिफ्थ पॉइंट हम क्या बता सकते हैं? यदि हम ग्राफ को देखें तो ये जो आप इलास्टिक मटेरियल है ये इसकी इलास्टिसिटी कब तक है? इलास्टिक लिमिट तक। ये क्या है इसकी? इलास्टिक लिमिट। लिमिट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट हम बात करेंगे लिमिट की, कि आपका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ये कब तक हो सकता है? इट अकर्स टिल इलास्टिक लिमिट। जो उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट है वहीं तक हो पाएगा। समझ में आ रहा है? डिफरेंस बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। इलास्टिक जो मटेरियल है उसमें जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो कहां तक होगा? केबल और केबल आपका इलास्टिक लिमिट तक। और वैसे हम बात करें इसके लिए जो लिमिट है वो क्या है? प्लास्टिक लिमिट। इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लास्टिक लिमिट। मतलब इन मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट डेजिग्नेटेड है और इन मटेरियल के लिए प्लास्टिक लिमिट डेजिग्नेटेड है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट ये प्लास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है, इलास्टिक वाला।
और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है आफ्टर प्लास्टिक लिमिट इट विल फ्रैक्चर और ब्रेक डाउन और ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर इट क्या हो जाएगा, ये ब्रिटल, और देयर में बी अ चांसेस टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टिक। इलास्टिसिटी भी एक लिमिट तक होगी ना उसमें, उसके बाद में फिर वो बेंड ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें सिक्स्थ, हम जब तक सीट में बैठे हैं तब तक उस टाइम तक क्या है, वो बेंड है, स्ट्रेच्ड है। जैसे हम सीट से उठे, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये टाइम डिपेंडेंट है। जो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन है ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। और उसकी बात करें हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की, इलास्टिक डिफॉर्मेशन टाइम डिपेंडेंट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट। क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं है कि जब तक हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है तब तक ही हो। हम जब स्ट्रेस अप्लाई करना अलग कर देते हैं तब भी वो स्ट्रेन बरकरार रहता है या ज्यों का त्यों रहता है। तो इस तरीके से ये समझ में आया प्लास्टिक डिफरेंस। हाँ कैसे बोलना है, ऐसे भूल गए क्या, फर्स्ट ईयर तक बस कम्युनिकेशन स्किल की क्लास याद रहती है। हाँ कैसे बोलना है, हाँ समझ में आया। तो क्या डिफरेंस होता है प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस। पहला पॉइंट की हम बात करें तो रिवर्सिबिलिटी। तो इलास्टिक जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, और प्लास्टिक क्या होता है, इरिवर्सिबल। मतलब जब हम उसमें से स्ट्रेस अप्लाई करना क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसमें स्ट्रेन भी क्या होता है, अलग हो जाता है। फिर हम रिमूवल ऑफ फोर्स या रिमूवल ऑफ स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस को अलग कर देते हैं तो जो मटेरियल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, दे रीगेन देयर ओरिजिनल स्टेट। और जब हम इसमें स्ट्रेस रिमूव भी कर देते हैं तो भी इसमें स्ट्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर हम थर्ड बात करें टाइप की, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन किस टाइप का होता है, टेम्पररी, मतलब थोड़े समय के लिए, और प्लास्टिक कैसा होता है, परमानेंट। फिर हम बात करें कॉज की, तो कारण क्या है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, इट इज बिकॉज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। और प्लास्टिक की बात करें तो हाँ, फिर हम बात करते हैं लिमिट की, तो ये कौन सी लिमिट तक होता है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इट इज टिल द इलास्टिक लिमिट। ग्राफ से भी आप बता सकते हैं, है ना, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कि यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ये एक तरीके की ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आपका प्लास्टिक मटेरियल की इलास्टिसिटी एंड होके वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। प्लास्टिक मटेरियल में एक वैल्यू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट या तो यील्ड स्ट्रेंथ। वो क्या क्या होता है, वो उसका ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पर आपका प्लास्टिक मटेरियल में जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिसिटी से फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिक में। उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, ये आपको जीपैट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और थ्योरी में ही अलग से पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, अच्छे नंबर दिलाने के लिए यूजफुल होता है। फिर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की बात करें तो ये कैसा है आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट। और उसकी बात करें तो हाँ, थ्योरी में एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, जब हम स्टार्टिंग में डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बता रहे थे तो इनमें क्या होता है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स। ये एक तरीके का थ्योरी का पॉइंट बन सकता है कि डिफॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या है या थ्योरी क्या है, थ्योरी बिहाइंड द डिफॉर्मेशन होगा कब, जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एंड इट इज लेस देन द इंटरनल फोर्स से कम है, आप खड़े हैं, आपको कोई ऐसे छुएगा बस तो आप हिलेंगे क्या, आप में कोई डिफॉर्मेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरनली आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं, तो आप में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगे, तो इसमें हम कंडीशन बता सकते हैं कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन द इंटरनल फोर्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है
ठीक है ना, इंटरनल फोर्स उसको हम बोल रहे हैं। यदि उससे कम है तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज हायर देन द इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स की तुलना में एक्सटर्नल फोर्स हायर है, तब क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसको जो हमने एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, इसको एक थ्योरी में लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम एग्जाम्स में बैठते हैं तो दिमाग में यही चीज आना चाहिए कि थ्योरी के पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, और जो जेन्यून हो। इज द आर द करने से तो अच्छा रहता है, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं। अब इसमें आप मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, जैसे आपने ये एक ब्लॉक बनाया, इसमें आपने ये, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सब करने से नंबरिंग अच्छी हो जाती है, हमें भी मजा आता है। फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, और ये इंटर मॉलिक्यूल है। अब जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो इनके मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हायर। फिर आपने एक और बनाया पॉइंट सेकंड, इसमें क्या हुआ, ये डिसलोकेट हुए थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स इज हायर, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या हुआ, डिसलोकेशन हुआ, क्लियर। तो अब यहां पर आपने एक चीज, इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, किसको, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको इलास्टिक एंड प्लास्टिक में भी करना है। जब फोर्स अप्लाइड नहीं है तो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन में है, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो एटम जो है उसके या मॉलिक्यूल उसके डिसलोकेट हो गए। व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, फोर्स आपने रिमूव किया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, उसके फिर से रीअरेंज हो गए। तो ये क्या हो गया आपका, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या हुआ, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड तो मॉलिक्यूल डिसलोकेट हुए, जब फोर्स रिमूव भी कर दिया गया तो मॉलिक्यूल क्या हुए, डिसलोकेट के डिसलोकेट ही हैं, ये प्लास्टिक में। तो ये आपका एक आध पेज तो भर ही देगा मुझे लगता है क्यों भानु, खूब हंसी आ रही है आपको? हाँ सर यही जरूरी है, यस। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो समझ में आ गया ना, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को कैसे हम इस थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा आपसे कि डिफॉर्मेशन के पीछे थ्योरी क्या है, या आप एक पॉइंट बना सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की थ्योरी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरएक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, उसमें हेडिंग डाल लो थ्योरी। इस तरीके के से पॉइंट्स लिखने में एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं कि बिहाइंड द जो डिफॉर्मेशन है उसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अरेंजमेंट के कारण है। तो 2 पॉइंट लिख लेना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विद इन द लैटाइस, जो उसका लैटाइस उसके अंतर्गत। अब फिर नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है आपका, दैट इज इलास्टिक मॉड्यूलस। क्या होता है इलास्टिक मॉड्यूलस? अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो इलास्टिक फ्लो होते हैं, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। और इलास्टिक में क्या होता है, हम जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसमें स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस रिमूव कर देंगे तो स्ट्रेन हट जाएगा। तो जनरली ये जो रूल कहलाता है, इसको हम बोलते हैं इट फॉलो द हुक्स लॉ। क्या करता है ये, फॉलोज हुक्स लॉ, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हुक्स लॉ इज रिलेटेड विथ, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो फॉलो करता है किसको, हुक्स लॉ को। और हमको पता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड स्ट्रेन इज सीन, व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड स्ट्रेन इज ऑल्सो रिमूव्ड, इट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। यही हुक्स लॉ है, क्लियर। अब जो इलास्टिक मॉड्यूलस है ये है क्या, तो इलास्टिक जब मॉड्यूलस बताएंगे तो हमको इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपको ये बताना है कि जब हम डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की स्टडी करते हैं तो इलास्टिक मॉड्यूलस जो होता है मेजर द स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। इलास्टिक मॉड्यूलस किस चीज को इंडिकेट करता है, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो होते हैं उनकी स्टिफनेस को मेजर करने के लिए हम इलास्टिक मॉड्यूलस का यूज करते हैं। और वो ग्राफ जरूर बना देना यहां भी, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक।
ये प्लास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन, और ये यील्ड पॉइंट, और ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट जहां पर मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल हो जाता है। हाँ, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के स्टिफनेस को मेजर करता है। कई बार इलास्टिक मॉड्यूलस जो है यंग्स मॉड्यूलस के नाम से भी पूछ लेते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है ना। इट मेजर्स द बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग, इट, ठीक है ना, स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, और किस चीज के बारे में बताता है ये, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मटेरियल। मतलब इलास्टिक, अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, तो हम क्या बताएंगे, इलास्टिक मॉड्यूलस इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है, और बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग को। तो यदि हमको इसको बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, इट इज द रेशियो, कैसे निकालते हैं इसको, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस, इलास्टिक मॉड्यूलस इज इक्वल, है ना, इलास्टिक मॉड्यूलस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलास्टिक मॉड्यूलस इज इक्वल स्ट्रेस, स्ट्रेस को जो है हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस को कैपिटल ई से, स्ट्रेस को सिग्मा से, और स्ट्रेन को एप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, यदि हमको इसको निकालना होगा, स्ट्रेस एप्सिलॉन ई इज इक्वल कैपिटल ई इंटू सिग्मा, ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इलास्टिक मॉड्यूलस के लिए। समझ में आया, कोई डाउट, इलास्टिक मॉड्यूलस समझ में आया, क्या होता है इलास्टिक मॉड्यूलस, हाँ, इलास्टिक मॉड्यूलस किस लिए होता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, हाँ, हैकेल्स रूल। हैकेल्स रूल आया एक दो बार एग्जाम में, अभी लेटेस्ट में भी इसके पिछले के पिछले पेपर में। तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस में भी आप, ये रेशियो है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है। जनरली कोई पूछेगा इलास्टिक मॉड्यूलस है क्या, तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। क्लियर। अब इसका जो फॉर्मूला बताया, इलास्टिक मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, ठीक है ना। फिर आपका स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये चीज हम बता देंगे। फिर बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग को मेजर करता है ये आपका इलास्टिक मॉड्यूलस, और जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। और इसको हम और कौन सा मॉड्यूलस के नाम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यंग्स मॉड्यूलस के नाम से भी कई बार आ जाता है। यंग्स मॉड्यूलस क्या है, अब हम देखते हैं हैकेल रूल क्या है। ठीक, नाम बड़ा कठिन सा है, क्यों, एग्जाम में आ जाता है, लेकिन हैकेल रूल नहीं, वो तो कौन सा, नहीं वो अलग है ना, ये फिजिकल उस फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हैकेल रूल को समझने के लिए, हैकेल रूल क्या है इसको आप समझिए कि जनरली जब आप हैकेल रूल को बताएंगे तो इट इज रिलेटेड विद द कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। किससे रिलेटेड है, कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है। अब कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन क्या हो जाता है, शियर स्ट्रेस, क्या एक तरीके का फोर्स है। कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन किससे रिलेटेड है, हाँ, कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन के कारण जो पाउडर्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल पाउडर्स, ठीक है ना, कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन के कारण जो आपके फार्मास्यूटिकल पाउडर होते हैं, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल पाउडर की प्रॉपर्टी इफेक्टेड होती है। क्या होती है,
प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। तो हैकल रूल किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? पहला पॉइंट आपने बताया कि इट इज रिलेटेड विद द कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। पहला पॉइंट क्या बताया आपने? इट इज रिलेटेड विद द कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। कंप्रेस करना और कॉम्पैक्ट करना। टैबलेट कैसे बनी? कंप्रेस करने के कारण। किसको कंप्रेस किया आपने? पाउडर को। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आपको क्या बताना है कि ये जो कंप्रेक्शन एंड कॉम्पैक्शन है हम कहां पर यूटिलाइज करते हैं? फार्मास्यूटिकल पाउडर के लिए। अब सेकेंड पॉइंट आपको ये बताना है, इट ऑल्सो हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ। ऑल्सो डिटरमाइन यील्ड स्ट्रेंथ। याद है यील्ड स्ट्रेंथ कहां पड़ी थी? ट्रांजिशन स्टेट में। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के बाद में ये प्लास्टिक लिमिट है। तो इलास्टिक से प्लास्टिक, जो इलास्टिक से जब मटेरियल प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके डिटर्मिनेशन में भी आपका हैकल इक्वेशन यूज होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये बता दिया कि ये कंप्रेशन कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है और ये डिटरमाइन करता है यील्ड स्ट्रेंथ। और भी है, ये एप्लीकेशन का भी पार्ट बनेगा। अब हैकल रूल क्या है? हैकल रूल क्या है? तो हैकल रूल को समझने के लिए आपको एक चीज और बताना होगा जब आप इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बल्क वॉल्यूम क्या होता है। बल्क वॉल्यूम। क्लियर? और हम बात करें ट्रू वॉल्यूम क्या होता है? ट्रू वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम क्या होता है? जब आप हैकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे तो आप रूल बताएंगे। तो रूल क्या है? पहले रूल को समझ लें, फिर बल्क वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम को समझते हैं। तो रूल, हैकल रूल ये बोलता है कि बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्शन रिडक्शन इन द वॉल्यूम, रिडक्शन इन द वॉल्यूम इज सीन। ठीक है ना? क्या है हैकल रूल? मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर कंप्रेशन। हैकल रूल क्या है? एक तरीके की मेथड है। किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन रिडक्शन इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। रिडक्शन इन वॉल्यूम बिकॉज कंप्रेशन। कंप्रेशन के कारण जो वॉल्यूम आपका क्या होता है? रिड्यूस होता है। उसको डिटरमाइन करता है या उसकी मेथड है हैकल रूल। तो हैकल, देखो 3 पॉइंट आपके कैसे बनते हैं जब हम हैकल रूल या हैकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो हैकल रूल और हैकल इक्वेशन 2 पॉइंट इज रिलेटेड विथ कॉम्पैक्शन एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन के कारण मटेरियल में स्ट्रेन आता है, उससे रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या बताया आपने कि ये फार्मास्यूटिकल पाउडर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है कंप्रेशन कॉम्पैक्शन। तीसरा पॉइंट आपने क्या बताया? ये डिटरमाइन करता है यील्ड स्ट्रेंथ को। चौथा पॉइंट आपने क्या बताया कि रिडक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो रिडक्शन है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इज गिवन बाय हैकल रूल, इज गिवन बाय हैकल रूल एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हैकल इक्वेशन। इसको हम हैकल रूल एंड इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। अब ये दिमाग में चीज क्लियर हो गई कि हैकल इक्वेशन और हैकल रूल क्यों यूज करना है, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब आपको बताना है कि बल्क वॉल्यूम क्या होता है और बल्क ट्रू वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना? या डेंसिटी। जब हम किसी मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है ना, जब हम मेजरिंग सिलेंडर में पाउडर को लेते हैं, ठीक है, तो मान के चलो ये 50 ml तक का है, इसका भी पाउडर कहां तक है? 40 ml तक है। 50 ml तक का मेजरिंग सिलेंडर है, पाउडर कहां तक है? 40 ml तक है। जब ये जनरली इसका जो वॉल्यूम है, ये कौन सा वॉल्यूम कहलाता है? इट इज कॉल्ड द बल्क वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं हम? बल्क वॉल्यूम। अब बल्क वॉल्यूम में क्या है? इसमें फ्री स्पेस भी है, इसमें जो स्पेस भी है ना बीच बीच में पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस। तो इसमें अभी वॉइड स्पेस भी है, वॉइड स्पेस भी है ना। तो हमें ये बताना है कि कितना कंप्रेशन करने पर इसके वॉइड स्पेस खत्म हो जाते हैं, तभी तो हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करने में भी हैकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। अब टैबलेट जब
कंप्रेस होती है तो पाउडर में कुछ ना कुछ तो बाइंडिंग एजेंट होंगे ना, उसको हम बोलते हैं बाइंडर्स। तो बाइंडर्स के सिलेक्शन में भी हैकेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि कितना कंप्रेशन हम लगाएं, कि कितना वॉल्यूम उसका रिड्यूस होगा, या उसकी वो वैल्यू कहाँ है जहां से वो पाउडर को नुकसान ना हो, यील्ड पॉइंट कोई होगा, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। ये सारी चीजों को डिटरमाइन करते हैं हम हैकेल इक्वेशन से। आ रहा समझ में? ठीक। तो बल्क वॉल्यूम में क्या होगा, वॉइड स्पेसेस भी होंगे। फिर जब हम इसको क्या करेंगे, जनरली हम सिलेंडर को नॉर्मली भी पटकते हैं तो पाउडर क्या होगा, नीचे जाएगा। तो जब हम इसको टैप करेंगे तो पाउडर क्या होगा, मान के चलो अभी 40 में था तो अभी 20 ml तक आ गया ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी या ट्रू वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी और ट्रू वॉल्यूम। ट्रू डेंसिटी एंड ट्रू वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स, फोर्स के कारण हुआ है ना। इसी चीज को हम डिटरमाइन करते हैं हैकेल इक्वेशन से। तो हैकेल इक्वेशन क्या है, इसको लिख लें। क्या होती है हैकेल इक्वेशन भानु? हैकेल रूल क्या है, किस लिए बना है ये हैकेल इक्वेशन और रूल? हाँ, तो रूल तो हमें समझ में आ गया कि जब पाउडर को हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पाउडर का वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे रिलेटेड है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हैकेल इक्वेशन क्या है, इसको लिख लें। ये है log 1/1 माइनस डी, log 1/1 माइनस डी इज इक्वल KP प्लस A। ये आपकी क्या है, हैकेल इक्वेशन है। ठीक है ना। ये क्या है, डेंसिटी वर्सेस अप्लाइड प्रेशर के ऊपर है, डेंसिटी वर्सेस अप्लाइड प्रेशर को इंडिकेट करती है, अप्लाइड प्रेशर। ठीक है ना। तो हैकेल प्रोवाइडेड, हैकेल ने क्या प्रोवाइड किया कि जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं या कॉम्पैक्शन के लिए जो कंप्रेस करते हैं, तो कितना प्रेशर अप्लाई करने से कॉम्पैक्शन कितना होता है, मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम कितना होता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए उसने एक इक्वेशन दी। ठीक है ना, जिसको हम हैकेल इक्वेशन बोलते हैं। वो इक्वेशन क्या थी, log 1/1 माइनस डी इज इक्वल KPA प्लस A। ये किस चीज को बताता है, डेंसिटी वर्सेस अप्लाइड प्रेशर के लिए बताई गई है। अब इसमें ये लिख ले पॉइंट किस किस को क्या बोला गया है। ठीक, D इज इक्वल क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पाउडर। D क्या है आपका, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पाउडर। पाउडर की रिलेटिव डेंसिटी आपका D को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पाउडर। P क्या है आपका, कॉम्पैक्ट एट प्रेशर P। P क्या है आपका, कॉम्पैक्ट एट प्रेशर P। प्रेशर P पर कॉम्पैक्ट कितना है। ठीक है ना। फिर आपका K क्या है, आपका कांस्टेंट है, प्लास्टिसिटी ऑफ कंप्रेस्ड मटेरियल। K क्या है, कांस्टेंट है, K वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। प्लास्टिसिटी ऑफ कंप्रेस्ड मटेरियल, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ऑफ कंप्रेस्ड मटेरियल। और A क्या है, जो टैबलेट बनती है वो डाई एंड पंचेस होती है, डाई होती है ना उसके लिए। तो ये क्या है, A क्या है आपका, डाई फिलिंग एंड पार्टिकल अरेंजमेंट बिफोर डिफॉर्मेशन, डाई फिलिंग एंड पार्टिकल रीअरेंजमेंट, डाई फिलिंग एंड पार्टिकल रीअरेंजमेंट बिफोर डिफॉर्मेशन, बिफोर डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के पहले जो पार्टिकल अरेंजमेंट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, यहां तक समझ में आया। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट और लिख लें हैकेल इक्वेशन में कि पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी, पोरोसिटी, पोरोसिटी समझते हैं क्या होता है, पोरोसिटी, पोरोसिटी जनरली क्या होता है, यदि वॉइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम, मतलब जनरली पोरोसिटी की बात करें तो वॉइड हम हटा दें तो उसकी पोरोसिटी क्या होगी, पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी
पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें कॉम्पैक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। इफ द पोरोसिटी विल बी हायर द कंप्रेशन फोर्स विल बी हायर। पोरोसिटी यदि हायर ज्यादा रहेगी तो कंप्रेशन फोर्स ज्यादा रहेगा। मतलब जितनी ज्यादा किसी भी मटेरियल में पोरोसिटी होगी उसमें कंप्रेशन फोर्स हम ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं। और जो पाउडर का जो कंप्रेशन होता है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो हैकेल रूल में है, पाउडर की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो हैकेल रूल जब आप बताएंगे तो इन कुछ चीजों को बताते हुए चलना है आपको। फिर इसके एप्लीकेशंस लिख लें, एप्लीकेशंस लिख लें। ठीक, एप्लीकेशन में ये जो हार्डर द टैबलेट, यदि के की वैल्यू ज्यादा है, के जो आपका प्लास्टिसिटी कांस्टेंट है, के की वैल्यू ज्यादा है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? हार्डर द टैबलेट। हार्डर द टैबलेट मतलब टैबलेट ज्यादा हार्ड होगी किस केस में? यदि के की वैल्यू ज्यादा है। तो आपको ये बताना है कि टैबलेट की हार्डनेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम हैकेल इक्वेशन के थ्रू। ठीक, सिलेक्शन ऑफ बाइंडर, जो बाइंडर है उनका सिलेक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं डिटर्मिनेशन। फिर स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा था रिडक्शन इन द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन, इसको भी हम डिटरमाइन करते हैं। रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के कारण वॉल्यूम में रिडक्शन है, उसको भी कैलकुलेट करते हैं हम इससे, डिटरमाइन करते हैं। फिर आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, क्या यील्ड स्ट्रेंथ है, उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपके हैकेल इक्वेशन से। तो इतनी चीजें आपको बताना है। फिर जो हैकेल ने है उसने 3 टाइप के मटेरियल्स को कैटेगराइज किया है। जो हैकेल है उसने क्या किया? 3 टाइप के मटेरियल को कैटेगराइज किया है। किस आधार पर? जो इसने फॉर्मूला बताया है उसमें कंप्रेशन और उसके डेंसिटी के डिफरेंस के बेस पर, ठीक है ना। तो टाइप ए मटेरियल, टाइप बी मटेरियल और टाइप सी मटेरियल, इस तरीके से उन्होंने, जो हैकेल है उसने अपने क्या बोलना चाहिए, टाइप ऑफ मटेरियल को डिस्क्राइब किया है बेसिस ऑफ हैकेल प्लॉट, हैकेल प्लॉट के बेसिस पर। तो टाइप ए मटेरियल को हमको ग्राफ कैसा देखने को मिलता है? लीनियर देखने को मिलता है, ठीक है ना। टाइप ए जो मटेरियल है उनका ग्राफ हमको कैसे देखने को मिलता है? लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है। ये ग्राफ किसके बीच में बताया गया है? उसने ग्राफ बताया आपका कंप्रेशन प्रेशर मतलब फोर्स, और आपका जो 1/log 1/1 माइनस डी, ठीक, इसके बीच में फोर्स अप्लाई करने में जब हमको ग्राफ लीनियर मिल रहा है, ठीक है ना, लीनियर मिल रहा है, तो ये टाइप ए मटेरियल है। तो उसने ये बताया कि जो टाइप ए मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और रेडली डिफॉर्म हो जाते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड रेडली डिफॉर्म, इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं। मतलब उसके एक्सपेरिमेंट से जो हैकेल इक्वेशन है उसने 3 तरीके के मटेरियल को डिजाइन किया है या डेजिग्नेट किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। एज पर द हैकेल प्लॉट देयर इज अ 3 कैटेगरी ऑफ मटेरियल। मटेरियल ए, लीनियर हमको प्लॉट देखने को मिलता है, ठीक है ना, फोर्स और किसके बीच में? आपका log 1/1 माइनस डी। बी टाइप के जो मटेरियल हैं उसमें हमको ग्राफ कैसे देखने को मिलता है? स्टार्टिंग में लाइन स्ट्रेट है, उसके बाद में सिंगल लाइन हमको देखने को मिलती है मटेरियल्स की। ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियली स्ट्रेट और उसके बाद में लीनियर हो जाता है। ये मटेरियल कैसे होते हैं? हार्डर मटेरियल होते हैं। एग्जांपल लैक्टोज है, इसमें एग्जांपल है NaCl का, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया लैक्टोज का, कि जो मटेरियल, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो बी कैटेगरी में मटेरियल है वो कैसे मटेरियल होते हैं? हार्डर होते हैं। कैसे होते हैं? हार्डर। और उनका ग्राफ हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। और जो सी टाइप के मटेरियल होते हैं उनका ग्राफ हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है और डाउन कर्व आ जाता है। मतलब कंप्रेस करने में उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। मतलब कि वो एक तरीके से बोले तो डेंसिटी की बात करें और पोरोसिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा, हम इसको बोल सकते हैं कि ब्रेक टाइप के हो जाए, या बहुत हार्ड इतने कि उनकी प्लास्टिसिटी भी एंड हो जाए। तो जनरली आप चाहो तो ए और बी टाइप के बता सकते हो, ये एक्स्ट्रा है आपको बताना हो तो एग्जाम में, ठीक। एग्जाम्पल आपको ढूंढना है सी टाइप का। एक एग्जाम्पल क्या है? NaCl।
बी का एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोज, और सी का एग्जाम्पल ढूंढना है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा ये जो है फिजिक्स से रिलेटेड जनरली इसमें ज़्यादा है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, है ना। अभी तक हम लोग टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एमल्सन ये सब पढ़ रहे थे। ये आपके जो है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद कर सकता है, और अभी जो थ्योरी एग्जाम होगा उसमें हेल्प कर सकता है। कई बार आ जाता है हैकल इक्वेशन क्या है, तो हम छोड़कर चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो सिंपली ध्यान रखना आपको बल्क वॉल्यूम से और ट्रू वॉल्यूम से। जब हम ठोकते हैं सिलेंडर में भरे हुए मटेरियल को, पाउडर को, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो फोर्स अप्लाई करने से, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन, उस कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन के कारण, ठीक है ना, जो उसके वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ है, यही आपका हैकल रूल उसको एक्सप्लेन करता है। और उसके लिए उसने क्या दिया, हैकल इक्वेशन भी दिया। क्या हैकल इक्वेशन और हैकल रूल किस लिए है कि जो किससे रिलेटेड है, जब हम कंप्रेस करते हैं पाउडर को, और पाउडर को कॉम्पैक्शन और कंप्रेस करते हैं, तो पाउडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय हैकल्स रूल एंड हैकल्स इक्वेशन। आगे समझ में कोई डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच।